नमस्कार दोस्तों, अपनी एक नई वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जो इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो दंगे चल रहे हैं उनका पास्ट। क्योंकि अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किस हिसाब से गाज़ा की तरफ से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और इज़राइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो इज़राइल के लोगों को डिफेंड कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इन दंगों का जो ग्राउंड है वो अतीत में कैसे तैयार हुआ है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे हम। तो इसमें जो पहले आपके बेसिक के लिए आपको मैं बता दूं, ये जो मैप है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये एक टाइम पे 1946 में पैलेस्टाइन था, उससे पहले भी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो ज्यूज़ कम्युनिटी है, जो पैलेस्टाइन था पहले यहाँ मुस्लिम रहा करते थे, और ये जो वाइट पार्ट है यहाँ ज्यूज़ लोग आके रहने लग गए और इन्होंने मतलब ये डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ पे अपनी एक जो ज्यूज़ मेजॉरिटी की जो कंट्री है इज़राइल, ये हम बनाएंगे। और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे 1947, 48, 67 और अभी के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से ये ट्रांजिशन हुआ है और इज़राइल ने अपने आप को किस तरह एक्सपेंड किया है। और ये जो कभी पैलेस्टाइन हुआ करता था ये इस टाइम अभी इतना पैलेस्टाइन रह गया है, जो कि ये एरिया जो आप जानते हैं गाज़ा, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो इसमें जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हमास, और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं फतेह। तो अभी जो दंगे चल रहे हैं इज़राइल और गाज़ा के बीच में, तो यहाँ से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं इज़राइल पे। मतलब बेसिकली जो हमास जो ग्रुप है वो अटैक कर रहा है इज़राइल पे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो अतीत है उसमें ये ग्राउंड तैयार हुआ है कि जो अभी जो दंगे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जो ज्यूज़ जो लोग थे जो पैलेस्टाइन में पहले रहा नहीं करते थे, मतलब पहले एक ओटोमन एम्पायर से पहले रहा करते थे, लेकिन जब पैलेस्टाइन जब एक देश था, जब धीरे धीरे वो जो ज्यूज़ कम्युनिटी है वहाँ के रहने लग गई, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण मैं आपको बता दूं, इसका कारण था जेरूसलम। और ये जो पैलेस्टाइन एरिया है ये क्रिश्चियन के लिए भी होली जो जगह है और जो मुस्लिम है उनके लिए भी ये पवित्र जगह मानी जाती है। जो क्रिश्चियन है ये मानते हैं कि जो जेरूसलम है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट रहे हैं, जो उनके जो देवता हैं, यहीं पे उन्होंने शिक्षा दी है और यहीं पे उनकी डेथ हुई है। तो इसको लेके जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मानते हैं, इनका एक फ्यूचर बिलीफ है कि आगे आने वाले टाइम पे जब सभी ज्यूज़ कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी तब जो जीसस क्राइस्ट है वो फिर से जन्म लेंगे। ऐसे ही कुछ बिलीफ्स हैं वो मुस्लिम्स के हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे जो प्रोफेट मोहम्मद थे, जो इनके जो प्रमुख देवता थे, वो यहाँ रहा करते थे और यहाँ से वो स्वर्ग की तरफ चले गए। ये इनके बिलीफ हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया जो कि ओटोमन एम्पायर था उसका मैप आप देख सकते हैं। तो एक टाइम पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जेरूसलम है और इज़राइल है, हम सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पे ये आपका इजिप्ट है, जॉर्डन है। तो इस एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ओटोमन एम्पायर ये मुस्लिम एम्पायर था, ये भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था। और ये जो एरिया था ये कभी जो क्रिश्चियन लोग थे उनके अंडर था। तो आपको पता ही है जिस हिसाब से एम्पायर आएगा उस हिसाब से वो अपने रिलीजन को बढ़ावा देंगे, और यहाँ पे काफ़ी जो होली साइड थे उनको कब्जाया गया और अपने अंडर लिया गया। इस हिसाब से इनका भी कुछ यही बिलीफ था कि यहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद थे, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो जो ओटोमन एम्पायर का जो एंड होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। आपको पता ही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 18 तक था। और उसके बाद जो ओटोमन एम्पायर गिर जाता है और उसके बाद जो पावर में आता है वो आते हैं, आपको पता ही है जो ब्रिटिश राज था उस टाइम पे, वो पावर में आ जाते हैं। वो क्रिश्चियन है, वो अपने हिसाब से अब डील करेंगे। लेकिन ओटोमन एम्पायर के टाइम पे भी जो ज्यूज़ कम्युनिटी थी वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी, वो अपनी बात को मनवाने के लिए कि हम यहाँ पे एक जो ज्यूज़ लोगों की जो कंट्री है इज़राइल वो बना के रहेंगे। तो इसको लेके 1897 में जो इनका मेन लीडर था बेंजामिन ज़ीव,
उन्होंने जो पहली कांग्रेस की थी वो बेसल स्विट्ज़रलैंड में की थी कि हम एक ऐसा मतलब देश बनाएंगे वहाँ पे पैलेस्टाइन में, जेरूसलम के आसपास, जो कि जूस मेजॉरिटी का होगा, और वहाँ पे जो हमारे जीसस क्राइस्ट है, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, जो उनके फ्यूचर बिलीफ हैं वो फिर से वहाँ जन्म लेंगे। तो ये जो मेन रीज़न था, जो जिनको लेके जो ज्यूस कम्युनिटी थी काफ़ी वर्ल्ड से जो वहाँ पे इकट्ठा हो रही थी। तो इसके बाद जिस हिसाब से टाइम बीतता गया और जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 से 18 तक, तो उस टाइम पे 1916 में ये एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं साइकस पिकोट एग्रीमेंट। तो जो साइकस पिकोट एग्रीमेंट है, तो साइकस जो पर्सन है ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और जो पिकोट जो पर्सन है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट था ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में था। तो इसमें क्या क्या होता है कि जब ओटोमन एम्पायर टूट जाता है तो उसमें ये अपने हिसाब से रीजन डिवाइड करते हैं कि जो कौन सा रीजन किसके अंडर रहेगा, इंग्लैंड के अंडर रहेगा, फ्रांस के अंडर रहेगा। तो जो पैलेस्टाइन वाला जो रीजन है, जो पैलेस्टाइन वाला रीजन है वो जो आता है वो इंग्लैंड के अंदर आता है। तो ये तो जो बात होगी जो साइकस पिकोट एग्रीमेंट में, जिसमें जो पैलेस्टाइन वाला रीजन है वो इंग्लैंड के अंदर आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट जो घटना होती है वो होती है 1917 में, तो जिसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। तो जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है ये भी एक पर्सन थे बेल्फोर उस टाइम पे। तो ये जो ब्रिटेन के थे, और ये जो ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, और उस टाइम आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो इन्होंने मतलब ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा एम है एक नेशनल होम बनाने के लिए ज्यूइश पीपल के लिए, कहाँ, पैलेस्टाइन में। ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। ये इस हिसाब से डिक्लेयर कर दिया था जैसे आजकल इंडिया में नेता इलेक्शन टाइम पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जीत गए तो उसके बाद ये कर देंगे। वो अलग बात है, वो करते हैं या नहीं करते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड वॉर के चलते टाइम पे। तो जब धीरे धीरे आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो 39 से 45 तक होता है। तो इसके बीच में जो सेटलमेंट है वो चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, वह इकट्ठा होते रहते हैं। और जो सबसे बड़ा मूवमेंट होता है लोगों का, जो इस जर्मनी से भाग के जो जितने ज्यूज़ लोग आते हैं वो यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो हिटलर ने काफ़ी ज्यूज़ लोगों को जर्मनी में मरवा दिया था, तो उसको लेके काफ़ी बड़ी सेटलमेंट होती है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं उसके बाद कुछ ऐसा जो पैलेस्टाइन का जो मैप है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो ज्यूस लोग रह रहे हैं और बाकी जो रह गया वो पैलेस्टाइन रह गया। इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो दो कम्युनिटी हैं यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन है, इनमें एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसको बोलते हैं 181। तो इसके अंडर यूएन क्या करता है कि इज़राइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है, और वो बोलते हैं कि ये जो एरिया आप पैलेस्टाइन को दे देते हैं और ये इज़राइल का एरिया रह जाएगा। तो ये जो यूएन का जो पीस रेजोल्यूशन था, तो ये आप देख सकते हैं 1947 में लाया गया। तो जिसमें ये चीज़ें, ये जो वाइट पार्ट था ये इज़राइल मान लिया गया, बाकी पैलेस्टाइन। तो उसके बाद क्या होता है, सिर्फ 1 साल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये गाज़ा था और ये गाज़ा रह गया। फिर सिर्फ यहाँ पे जो वेस्ट बैंक था वो सिर्फ वेस्ट बैंक ये रह गया। तो मतलब उसके बाद भी इज़राइल अपने आप को स्लोली एक्सपेंड कर रहा था। तो जब इतना प्रेशर बढ़ेगा तो 1948 में पहला वॉर होता है अरब इज़राइल वॉर। क्योंकि जिस हिसाब से इज़राइल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, लेबनान है, इस साइड सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है। तो ये जो अरब नेशन थे ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं। तो इन पे भी प्रेशर आ गया कि जिस हिसाब से जो इज़राइल जो ज्यूज मेजॉरिटी कंट्री है ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो इस हिसाब से तो ये हमारा भी लैंड कैप्चर करेंगे एक टाइम पे। तो ये जो 1948 में पहला वॉर होता है, तो इसमें भी इज़राइल ने काफ़ी एरिया कब्जा लिया था। लेकिन इस टाइम पे 1948 के टाइम पे जो गाज़ा और सिनाई पेंसुला था ये इजिप्ट के अंडर था। जो ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्ट बैंक ये जॉर्डन ने ले लिया था। गोलन हाइट्स ये सीरिया के अंडर थी। लेकिन जब 1967 में जब उसके बाद भी टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन 1967 में एक मेजर वॉर फिर से होती है जिसको अरब इज़राइल वॉर ही बोलते हैं। लेकिन वो फेमस है 6 डे वॉर के
नाम से, क्योंकि वो 6 दिन में ख़त्म हो गई थी। लेकिन उस 6 दिन में इज़राइल ने सबसे ज़्यादा एरिया कब्जा दिया था। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो 6 डे वॉर थी उसमें जो इज़राइल था वो एक साइड था, और जो दूसरी साइड थे वो सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, इजिप्ट, ये जो अरब नेशन थे ये थे। लेकिन जो 6 डे वॉर था इसमें विजेता था आपका इज़राइल। तो जो इज़राइल ने किस हिसाब से जो अपने आप को जो 6 डे वॉर के बाद जीतने के बाद अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था वो आप देख सकते हैं। जो सिनाई पेनिनसुला था और जो गाज़ा थी वो इन्होंने इजिप्ट से ले लिया था। ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्ट बैंक इन्होंने जॉर्डन से ले लिया था। जो गोलन हाइट्स जो आज तक भी आपके इज़राइल के पास ही है, ये इन्होंने सीरिया से ले लिया था। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ इंटरवेंशन के बाद कुछ ट्रीटी इज़राइल को साइन करनी पड़ी, उन्हें कुछ पीछे हटना पड़ा। कुछ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ थी इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, ये इन्हें और यहाँ पे सीरिया के साथ, लेबनान के साथ बनानी पड़ी। तो ये कुछ एग्रीमेंट है, जैसे सिनाई पेनिनसुला इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया जो कि 1979 था। क्योंकि उसके आफ्टर जो 6 डे वॉर था उसके बाद इनके जो इज़राइल के जो रिलेशन थे टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन के साथ अच्छे होने लगे थे। तो ये कुछ एग्रीमेंट हुए थे। गोलन हाइट्स अभी तक इज़राइल के पास ही है, और वेस्ट बैंक आपको पता ही है अभी फतेह के पास है, और ईस्टर्न जेरूसलम इन्हीं के अंडर है। गाज़ा स्ट्रिप अभी हमास के पास है, आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अभी रिसेंट में जो आप मैप जो दंगे देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं 2020 में। आप ये देख सकते हैं कि जब 1967 में 6 डे वॉर होती है ये चीज़ें होगी। ये जो वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा है, इस अभी भी इज़राइल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और गाज़ा पे एक टाइप का प्रेशर, और वेस्ट बैंक की जो एरिया है वो अभी भी कैप्चर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेशर बना ही रहता है गाज़ा पे ज़्यादा, क्योंकि गाज़ा में जो हमास है वो आप एक इस हिसाब से देख सकते हैं कि 1907 में सूरत जो अधिवेशन है उसके बाद जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी हमारी नरम दल और गरम दल में, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं जो हमास है ये गरम दल है, और जो फतेह जो वेस्ट बैंक में है ये नरम दल है। तो अभी जो दंगे चल रहे हैं वो अभी यहाँ के हमास और इज़राइल के बीच में चल रहे हैं। और अभी ये चीज़ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इज़राइल काफ़ी एरिया फिर से गाज़ा का कब्जा सकता है। और अभी जो रिसेंट में जो दंगे चल रहे हैं इसका जो मेन रीज़न था कि ईद के टाइम पे कुछ पथराव होता है इजरायली फ़ोर्स पे। तो इजरायली फ़ोर्स जो काउंटर अटैक के टाइम पे उन जो पथराव कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए जब कुछ काउंटर ऑपरेशन चलाए तो वो लोग जो अलग सा मॉस्क थी इनकी उसमें जाके घुस गए जहाँ पे ईद की प्रेयर चल रही थी, ये आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ ये एक ऑपरेशन चलाया गया, और ये काफ़ी न्यूज़ में आपको ऐसी हेडलाइन देखने को मिल गई। और इसके बाद काफ़ी जो बड़े जो दंगे होते हैं वो अभी रिसेंट में आप न्यूज़ में देख ही पा रहे हैं। तो अभी ये चीज़ जो काउंटर ऑपरेशन जो इज़राइल ने चलाया हुआ है हमास को लेके, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि ओके, तो ये जो It was anticipated, and now Israeli ground किस हिसाब से वायलेंस हो रहा है। काफ़ी दोनों साइड से जान और माल का नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी रोका जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि दोनों साइड से लोग मर रहे हैं। इस साइड से वो इज़राइल की फोर्सेस के काफ़ी लोग मारे गए हैं, और दूसरी साइड से जो हमास के लोग हैं वो भी काफ़ी मारे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में डिस्कस के लिए यही था। तो आपको अच्छी लगी हो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।